हेलो फ्रेंड्स, देखिए आप ये जो है वीडियो है क्लास 10th वालों के लिए बन रहा है। क्लास 10th वालों के लिए जो उनका पहला चैप्टर है क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उसको लेकर एक वीडियो पहले ही बनाया जा चुका है। ठीक है, और ये एक दूसरा वीडियो है, उसी पार्ट का दूसरा वीडियो है। और मैंने जो है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। वो लेक्चर 1 उसको पार्ट 1 मान लिया गया है, इसको लेक्चर 1 का पार्ट 2 कर दे रहा हूं मैं। उसको बोला जाएगा लेक्चर 1 का पार्ट 1, ये लेक्चर 1 का पार्ट 2 है। लेक्चर 1 के पार्ट 1 में पढ़ाया गया है रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में और रासायनिक समीकरण के बारे में। और ध्यान दे क्या पढ़ाया गया आपको कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। जो रासायनिक समीकरण है आपने दो प्रकार का पढ़ा हुआ है, कौन कौन सा, संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, बोल सकते हैं हाँ कि वह रासायनिक अभिक्रिया, ऐसा बोलेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकी परमाणुओं की संख्या और उत्पादी परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर होती है, परस्पर बराबर होती है, कहलाता है संतुलित रासायनिक समीकरण। और उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको दिए गए हैं। इसके बाद आपने लिखा था क्या, असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण वो क्या है, आपको लिखाया गया है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। थोड़ा सा बोलेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकी परमाणुओं की संख्या और उत्पादी परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर नहीं है, उसे आप क्या बोलेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो यदि आपके सामने असंतुलित रासायनिक समीकरण हो तो आप उसको क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। असंतुलित रासायनिक समीकरण होगा तो उसे क्या किया जाएगा, संतुलित किया जाएगा। संतुलित करने के लिए आपको जो है पढ़ाया गया है हीट एंड ट्रायल विधि। क्या पढ़ाया गया है, प्रॉब्लम होगा, हीट एंड ट्रायल विधि। तो हीट एंड ट्रायल विधि में जो है मैंने नियम दिखाया है आपको। ठीक है, आप वैसे ही देखिए बैलेंस करते हैं, बैलेंस करने का प्रयास करें आप बगैर नियम को जाने। आइए देखते हैं कैसे बैलेंस होगा। बहुत आसान तरीका है संतुलित करने का। ठीक है, संतुलित करने का एक तरीका होता है कि आप जो है ऑक्सीजन व हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करें। ऑक्सीजन व हाइड्रोजन को लास्ट में बैलेंस करना है। उसके बाद जितने भी परमाणु हैं उसको छोड़कर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर जितने भी परमाणु होंगे आप पहले उनको बैलेंस कर लीजिए, फिर लास्ट में करना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। ठीक है, देखिए अच्छा ये आपका है, आपको दिया गया है Na+H2SO4 बना है Na2SO4, फिर H2 गैस निकला है। आपको पूछा है बैलेंस करो, क्या देखो ये बैलेंस है, बैलेंस नहीं है। यहाँ पे 1 सोडियम है, यहाँ पे 2 सोडियम, तो बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो आप इसको बैलेंस करें। बैलेंस करने के लिए यहाँ कितना करना चाहिए, सोडियम, सोडियम यहाँ 2 है, यहाँ कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो आप यहाँ क्या करें, आप यहाँ 2 से गुणा कर दें, सोडियम की संख्या बराबर हो गई। H को मत देखो, H को बाद में करें, सबसे लास्ट में करना। सल्फर देखें, सल्फर 1 है, यहाँ भी सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है। अब लास्ट में आओ H के पास, H कितना है, 2, यहाँ भी H कितना है, 2, संतुलित हो गया। यहाँ देखिए आप, देखो यहाँ क्या है, Al+H2SO4 मिलकर बना है Al2SO4 होल थ्राइस, Al2SO4 होल थ्राइस, उसके बाद निकला है H2 गैस। इसको बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस होगा, देखिए देखो यहाँ पे Al कितना है, यहाँ पे Al 1 है, यहाँ पे Al 2 है, तो क्या करें आप, Al को 2 कर दें आप। ठीक है, यहाँ 2 से गुणा कर दें सामने। इसके बाद रहा H को मत देखिए, पहले आप देख लो SO4 को, यस को देखो, O को देखो। देखो यस कितना है यहाँ पे सल्फर 1 है, यहाँ पे सल्फर 3। तो आप क्या करेंगे पता है, सल्फर को 3 करना चाहेंगे। और अगर आप सल्फर को 3 करना चाहते हैं, आपके मन में ऐसा हो रहा हो विचार कि मैं यहाँ यस 3 कर दूं,
ऐसा नहीं करेंगे आप। बैलेंस करने के लिए जिस भी संख्या से गुणा करेंगे उसको सामने लिखा जाएगा। इस सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं करना। H2SO4 है तो H2SO4 ही रहेगा, सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं करना है। जब भी संख्या से गुणा करेंगे वो कहाँ लिखेंगे आप? सामने लिखेंगे। तो आप यश को 3 करना चाहते हैं क्योंकि वहां 3 यश है, तो आप यहाँ 3 से गुणा कर दीजिए। अब रहा ओ वाला बात, ओ की बात रही, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ कितना है? 4 3 12, यहाँ भी कितना हो गया? 12 हो गया। यच को देखिए, यच कितना है? 3 दूनी 6, वहां यच 2 है। क्या करना चाहेंगे? हाँ, 3 से गुणा कर दीजिए आप, यहाँ 3 से गुणा कर दीजिए, हो गया 6, बैलेंस हो गया। ठीक है, इसकी बात की जाए, देखो कॉपर देखें आप, 1 है, यहाँ भी कॉपर 1 है, Ag 1 है, Ag 1 है, यन की संख्या 1 है, लेकिन यन यहाँ 2 है। तो आप क्या करना चाहेंगे? यन को 2 करना चाहेंगे, तो आप 2 करने के लिए यहाँ 2 से गुणा करेंगे, यन को 2 करने के लिए 2 से गुणा करेंगे, यन हो गया बराबर 2, यहाँ भी यन, यहाँ भी 2 यन। ऑक्सीजन देखें कितना है? ऑक्सीजन 6, 3 दूनी 6, यहाँ भी कितना है? लेकिन गड़बड़ी थोड़ा देखिए, Ag में हो गया है। आप देख लें Ag में थोड़ी गड़बड़ी है, लास्ट में देखा करें। Ag यहाँ 2 है, यहाँ 1 ही है, तो क्या करना चाहेंगे आप? हो गया संतुलित, कुछ नहीं करना है, बता दे रहे हैं। यहाँ देखें आप, देखो HCl है प्लस Al2O3 क्रिया करके बनाए हैं AlCl3 प्लस H2O। ठीक है, आप H को पहले नहीं बैलेंस करेंगे, मैंने कहा H को लास्ट में करें, O को भी लास्ट में करना है, लेकिन अगर O और H दोनों है तो पहले O को करना है, फिर H को। पहले ऑक्सीजन को, फिर H को करना है। ठीक है, तो Cl देखें 1 है, यहाँ Cl 3 है, तो यहाँ कितने से गुणा करेंगे आप? 3 से। चलिए ठीक है, Cl हो गया 3। अब आगे बढ़ो, H के पास अभी ना आए, लास्ट में आए, लास्ट में आएंगे H के पास, H को बैलेंस करने के लिए। Al देखें, Al की संख्या 2 है, यहाँ Al कितना है? 1। क्या करेंगे आप? 2 से गुणा। ठीक है, अब देखो रही ऑक्सीजन वाली बात, ऑक्सीजन कितना है? 3, यहाँ ऑक्सीजन कितना है? कितने से गुणा करेंगे? 3 से। अभी देखें आप, थोड़ा सा प्रॉब्लम आपके लिए, देखो क्या है। अब फिर से एक बार देख लो क्या बैलेंस है। देखो अब मतलब सबको देख लें, आप एक बार बैलेंस कर चुके हैं, देख लो। देखो Cl 3 है, यहाँ भी Cl यहाँ कितना है? 6। पहले ही प्रॉब्लम हो गई। आपने शुरू में तो किया था वैसे ही कि भाई 3 Cl, पहले शुरू में तो 3 Cl था, तो आपने उस हिसाब से बैलेंस कर दिया, उसी हिसाब से चलो। फिर लास्ट में आके एक बार और देख लो, अगर बैलेंस नहीं है तो बढ़िया से बैलेंस कर लो, अगर हो गया एक ही बार में कोई बात नहीं है, एक ही बार में सब बैलेंस हो गया तो कोई बात नहीं है। अगर एक ही बार में बैलेंस नहीं हुआ है तो एक बार दोबारा देख लिया करें आप। ठीक है, तो आपने यहाँ 2 किया था ना, यहाँ Cl 6 हो चुका है, तो आप भी यहाँ Cl को 6 कर दो। 6 करने के लिए आप चाहे इसमें 2 का गुणा करें या सीधा लिख दो 6। आप चाहे 2 का गुणा करो या सीधा क्या बोल दो 6। 6 H है, मतलब H को लास्ट में देखना। 6 Cl हो गए, यहाँ भी 6 Cl, एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम 2, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3, हाइड्रोजन देखें 3 दूनी 6, हाइड्रोजन भी कितना है? समझ पा रहे हैं? इधर देखें, इधर देखो Na कितना है? यहाँ Na, तो क्या करेंगे आप? जिधर कम होगा उधर गुणा कर दें। अब रहा सल्फर वाला बात, सल्फर 1 है, ठीक है, ऑक्सीजन 4 है, इसको मिला के बोलते हैं SO4। SO4 1 है, मतलब पूरा मिला के बोल सकते हैं S और O4, यहाँ भी S और O4। बेरिलियम देखिए, बेरियम, बेरिलियम है, बेरियम 1 है, यहाँ भी 1। Cl देखिए 2 है, यहाँ भी Cl क्या है? सभी परमाणुओं की संख्या देख लें आप। क्या प्रॉब्लम दिख रहा है क्या? कि सोडियम 2, देखिए बता दूं, हाँ देखिए Cl देखिए, पहले इसको देखिए, सोडियम 2, सोडियम 2, SO4 है, यहाँ भी क्या है? SO4। बेरियम 1, बेरियम 1, क्लोरीन 2 हुआ ना, 2 से गुणा होगा, ध्यान दीजिए। देखिए आप इसको
एल्यूमिनियम 2, बाय एल्यूमिनियम 1 है। आप क्या करेंगे, 2 से गुणा कर दिया गया। इसके बाद ये देखो सल्फर 3 है, यहाँ पे सल्फर 1 है, तो आप क्या करेंगे, 3 से गुणा, जहां जैसा है वैसा गुणा करते। इसके बाद रहा ऑक्सीजन को लास्ट में देखो, ऑक्सीजन को लास्ट में देखो, बेरियम कितना है 1, यहाँ बेरियम कितना है, तो आप क्या करेंगे, उधर इधर 3 से गुणा कर लें आप, ठीक है। अभी क्लोरीन है, फिर ऑक्सीजन देखिए, बेरियम को देख ले, सल्फर को देख ले, ऑक्सीजन वगैरह को लास्ट में देखा था, ऑक्सीजन को हाइड्रोजन को लास्ट में, पहले सबको बैलेंस करो। तो आपने बेरियम देखा 1 था, मतलब इधर 3 था इधर 1 था, आपने 3 से गुणा कर लिया। क्लोरीन को देखो 3 दूनी 6 क्लोरीन, यहाँ भी क्या है 3 दूनी 6 बराबर है। रही ऑक्सीजन को भी आपने नहीं देखा था, ऑक्सीजन है क्या है, ऑक्सीजन को देखें आप, क्या है 4 दिए 12 ऑक्सीजन, यहाँ देखो कितना है ना 12 ऑक्सीजन, 12 ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, संतुलित। इसके बाद आप यहां देखें, देखो कार्बन कितना है 1, कार्बन 1 बना है, ठीक है। एच को देखें आप, चलो एच और ओ में देखो, एच और ओ में प्रायः क्या होता है कि एच को पहले बैलेंस करते हैं और नहीं ओ को पहले एच को बाद में, ठीक है। तो चलो ऑक्सीजन ही देख लेता हूँ, एच को बाद में देखिएगा। ऑक्सीजन देखो कितना है, लेकिन ध्यान दें आप, सामान्य नियम यही है कि जब ऑक्सीजन या हाइड्रोजन आता है तो ऑक्सीजन को पहले संतुलित किया जाता है और हाइड्रोजन को लास्ट में। लेकिन आप इस केस में बता रहा हूं मैं, ये है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब कार्बन हाइड्रोजन अगर हो, कार्बन हाइड्रोजन वगैरह आया हो, जैसे कार्बन हाइड्रोजन आ गया है, तो वहां थोड़ा नियम उल्टा कर ले, फायदा रहता है। कार्बन हाइड्रोजन आ गया हो ना, तो उस नियम को थोड़ा उल्टा कर लें। तो पहले यस कर लो, फिर बाद में ओ, पहले यस कर ले, फिर बाद में किसे कर ले, ओ। ऐसा बढ़िया रहेगा, फायदे में रहेंगे, ज्यादा परेशान नहीं होंगे, ठीक है। कार्बन 1 है, 1 कार्बन है, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है 2, कितने से गुणा करेंगे आप। अब इसके बाद ये ओ देखो, यस को करने के बाद ओ देखिए आप, ओ यहाँ 2 है, यहाँ ओ कितना है 2 इधर 2 इधर, कितना हुआ, तो यहाँ कितने से गुणा करेंगे आप, ध्यान समझो, समझ पा रहे हो ना। एच 4 था, 2 से गुणा करके हमने एच को 4 किया। अब रहा ओ, ओ मतलब क्या हुआ 2 इधर था 2 इधर 4, आपने 2 से गुणा करके इसको भी कर दिया 4, ठीक है। इधर देखें आप कितना, देखो कार्बन देखो कितना है, कार्बन 2, यहाँ पे 1 था, आपने 2 से गुणा कर लिया। आगे बढ़ते चले, एच कर लो, अगर हाइड्रोजन कार्बन आया हो तो यही मैंने बताया ना, एच को पहले कर दो, ऑक्सीजन को बाद में, इससे आप थोड़ा सा कम मुश्किलों का सामना करेंगे, आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। एच यहाँ 6 है, यहाँ एच कितना है, कितने से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, हो गया। अब ऑक्सीजन वाली बात देखें, 2 दूनी 4, 4 3 7, ऑक्सीजन 2, तो ऑक्सीजन अगर 2 है, 2 में कितने से गुणा करें कि 7 हो जाए, 3.5, या आप उसको लिखे 7/2, क्या लिखे आप, वही लिख सकते हैं कि नहीं। अगर आपको 7 करना है तो आप कर दें 7/2, 7/2 से 2 कैंसिल, 7 बचेगा, समझ पा रहे हैं। और यदि बता रहा हूं, अगर यदि आप इस 2 को हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ 2 से गुणा करेंगे पूरे में, तो क्या होगा पता है, यहाँ 2 लिखेंगे, कर लीजिएगा आप, मेरे पास जगह नहीं है, नहीं तो मैं कर देता। अगर आप ध्यान दें, अगर आप इसको ऐसा नहीं करना चाहते तो आप 2 से पूरे में गुणा करेंगे। जब 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 2C2H6, इस 2 को हटाने के लिए अगर 3 हो 3 से गुणा कर दीजिएगा। अगर आप ये इसको बोलते हैं, ये पूर्णांक नहीं है ना, ये पूर्ण संख्या नहीं, दशमलव में आएगा, तो आप इसको हटा दीजिए चाहे तो, नहीं तो ऐसे ही लिखिए, कोई प्रॉब्लम, सही है एकदम, बिल्कुल बता रहे, गलत नहीं है, ठीक है। या आप इसको हटाना चाहते हैं, तरीका क्या है, आप 2 से सब में गुणा कर दीजिए ताकि 2 और 2 कैंसिल हो जाए, 7 ही बचे। 2 कैंसिल, कितना बचे, 7 कट जाए, तो 2C2H6
प्लस 7O2 प्लस क्या बचेगा 4CO2 प्लस क्या बचेगा 6H2O। समझ पा रहे हैं आप? ये भी बैलेंस है, पूरा जोड़ लो, सब बैलेंस है। 4 कार्बन, हाइड्रोजन देख लो 12 हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन वाली बात 7 दूनी 14 ऑक्सीजन, 4 दूनी 8 और 8 6 बैलेंस रहेगा। लेकिन पहले आप ऐसे ही किया करो, ये सिंपल तरीका है सॉल्व करने का, मैं समझा क्या हो। अच्छा इसको देखिए आप, देखो कार्बन कितना है 2, यहाँ पे 1 है, 2 से गुणा कर दिया गया, 2 से गुणा कर देंगे आप, कार्बन हो गया बराबर। अब देखो रहा H वाली बात, H कितना है 6, यहाँ कितना है, कितने से गुणा करेंगे 3 से करोगे तभी तो 6 होगा। हाँ अब देखो ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजन देखो यहाँ एक ऑलरेडी है, ध्यान दिया, यहाँ कितना 2 दूनी 4 4 3 7, 7 में से एक यहाँ है, आप इसमें से कुछ भी गुणा करो, हाँ 3 से, वही तभी तो 7 होगा। जैसे यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 करना है, 7 करने के लिए जिसमें से एक ऑक्सीजन ऑलरेडी है, अर्थात 6 ही करना है। क्या करना है 6। तो आप 6 करने के लिए यहाँ कितने से गुणा करेंगे 3 दूनी 6 6 1 7। यहाँ देखिए यहाँ क्या होगा, देखो मैग्नीज है, मैंगनीज इसका नाम है, यह मेन एक है। अब यहाँ कर लो ऑक्सीजन, पहले देखो कर सकते हैं आप, ऑक्सीजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, कितने से गुणा करेंगे, घर पे जाकर प्रैक्टिस कर लेंगे एक बार, आसान हो जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ 2, बात 1 था, 2 से गुणा किया। अब रहा है चला बात, चाहे पहले Cl कर लो, Cl कितना है यहाँ पे 1, यहाँ कितना है 2 और 2 4, तो आप 1 में कितने से गुणा करेंगे 4 हो जाए, 4 से ही करना पड़ेगा, 1 में 4 से ही गुणा करेंगे आप, तो 4 से गुणा कर दो। समझ पा रहे हैं कि भाई Cl यहाँ 2 था, 2 4 था, यहाँ 1 ही था, 4 से गुणा कर दो, हो गया 4। अब रहा ये चला बात, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, ये सब सारे के सारे समीकरण भी क्या हो गए हैं, संतुलित हो चुके हैं। ठीक है, इसको फटाफट लिखें। ध्यान दीजिए आप लोग, आपने जो है बहुत सारे रासायनिक समीकरण जो कि असंतुलित थे उनको संतुलित किया। अब ये प्रश्न आता है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना आवश्यक है क्यों। ध्यान दिया, इसको थोड़ा मैं मिटा दे रहा हूं। एक प्रश्न उठता है ना कि भाई रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना आवश्यक है क्यों, बताइए क्यों, ये प्रश्न है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना आवश्यक या जरूरी भी कह सकते हैं ना, आवश्यक है क्यों, बताइए आवश्यक है क्यों। इसका आंसर क्या होगा, देखिए पहले देखो ध्यान से, अगर कोई, ध्यान दिया, अगर कोई संतुलित रासायनिक समीकरण है ना, संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब क्या है कि जिसमें अभिकारकी परमाणुओं की संख्या और उत्पादीय परमाणुओं की संख्या आपस में क्या रहेगी, बराबर। जितने परमाणु अभिकारक में होंगे उतने ही परमाणु कहां रहेंगे, उत्पाद में। और आपको मैं ये ट्रिक बता दे रहा हूं, अगर कहीं परमाणुओं की संख्या, अभिकारकी परमाणुओं की संख्या और उत्पादी परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर है तो द्रव्यमान भी बराबर होगा। जब परमाणुओं की संख्या बराबर है तो द्रव्यमान भी क्या रहेगा, बराबर। और अगर द्रव्यमान बराबर हुआ तो ये कौन सा नियम है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो यही बोलते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है, इसीलिए असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। समझ पा रहे हैं आप, यही लिखना पड़ेगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण
द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है, इसीलिए असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्या है, आवश्यक है। ये लिखे आप लोग, ध्यान दें। संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम का, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का अनुसरण, नियम का पालन कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं, अनुसरण, अनुसरण करता है या करती है, इसीलिए थोड़ा स्टॉप करते हैं। इसीलिए असंतुलित रासायनिक समीकरण को, असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। अभी ध्यान दें, आप थोड़ा सा समझ ले तब लिखें। देखिए आप, अब बात होती है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आपने 10 में पढ़ा, 9 में पढ़ा है ना, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया बताइए? हाँ, लवाइजिए। लिख सकते हैं ना, यह नियम हाँ लवाइजिए या लैवोजियर कहा जाता है। वास्तविक नाम लैवोजियर है, लैवोजियर, या इसको लैवासिए, लैवोजियर या लैवासिए द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में या रासायनिक समीकरण में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकी परमाणुओं की संख्या या कुल अभिकारकी अभिकारकों का कुल द्रव्यमान, संख्या भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पहले द्रव्यमान लिख लें। अभिकारकों का कुल द्रव्यमान तथा उत्पादों का कुल द्रव्यमान, उत्पादों का कुल द्रव्यमान परस्पर बराबर होता है। परस्पर बराबर होता है। यहां अभिकारक का कुल द्रव्यमान और उत्पाद का कुल द्रव्यमान क्या रहेगा? बराबर। और अगर द्रव्यमान बराबर करना हो, एक तरीका है कि अगर संख्या बराबर है तो द्रव्यमान भी क्या रहेगा? बराबर। ठीक है, यहां मैं लिख दे रहा हूं, यहां देखो आ रहा है ना, उसमें आ रहा है ना, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान
अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर क्या होगा, उत्पादों का कुल द्रव्यमान। या आप ऐसा भी लिख सकते हैं या करके कि कुल अभिकारकीय परमाणुओं की संख्या, कुल अभिकारकीय परमाणुओं की संख्या बराबर क्या लिखेंगे आप, कुल उत्पादी परमाणुओं की संख्या। अगर संख्या बराबर है तो द्रव्यमान भी क्या रहेगा, बराबर। परमाणुओं की, बस ना, इससे ज्यादा नहीं आएगा, और ऊपर करने क्या उसको, ठीक है। कितना लिखे फटाफट, ध्यान दीजिए आप लोग। अभी तक आपने यही जाना कि अगर कोई संतुलित रासायनिक समीकरण है तो उसमें क्या होना चाहिए, उसमें अभिकारकी परमाणुओं की संख्या और उत्पादी परमाणुओं की संख्या आपस में क्या होना चाहिए, बराबर, ठीक है। अच्छा, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, मैंने आपको जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखवाया, उस पर कोई एग्जाम्पल्स नहीं दिया, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, आप उसका एग्जाम्पल क्या होगा पता है, जैसे मान लीजिए आप पहले जान लो, जैसे आपका CaCO3 है, इसको गर्म करेंगे, ये आपको ये देता है CaO और CO2। थोड़ा मुझसे मिस्टेक हो गया, ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का एग्जाम्पल। देखें आप कि इसमें देखो परमाणुओं की संख्या बराबर, एक कैल्शियम है, एक कार्बन है, 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन। परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर है। आपको ये प्रूफ करना है कि ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का जो है पालन करता है, ये जो है द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। अर्थात इसका मतलब क्या है, मतलब इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान क्या होगा, बराबर, आपस में बराबर हो। देखिए आप, जो कैल्शियम है उसका द्रव्यमान 40 होगा, 40, इसका 40 लिखें, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 3 48, पूरा जोड़ेंगे 100 ग्राम लिख दें आप। 40 + 12 + 48 कितना ग्राम, 100 ग्राम। आप इसका देखिए, इसका क्या 40 + 16 प्लस जोड़ लो उसको भी, 12 + 16 दूना, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16, ठीक है। अब आप इसको जोड़े, ये 56 प्लस ये 44 आएगा, जोड़ेंगे ये भी कितना आएगा, 100 ग्राम, ये भी कितना आएगा, 100 ग्राम। तो यहाँ अभिकारकों का द्रव्यमान और उत्पादों का द्रव्यमान बराबर है, जो कि आप पहले से ही जान सकते हो। आपसे पूछा जाएगा कि क्या यह रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करेगा या नहीं, तो आप कैसे पता करेंगे, आप देख लो कि परमाणुओं की संख्या बराबर है कि नहीं। यही सबसे ऊपर ही देख लो कि अगर परमाणुओं की संख्या बराबर है, परमाणुओं की संख्या क्या है, बराबर है, द्रव्यमान भी क्या आएगा, बराबर आएगा, ठीक है। अच्छा देखिए आप, इसके बाद मैं इस पे आता हूं कि अभी तक आपने जो है यही जाना, आपने कहा यह संतुलित है। क्यों संतुलित है, क्योंकि यहाँ अभिकारकी की संख्या, अभिकारकी परमाणुओं की संख्या और उत्पादी परमाणुओं की संख्या आपस में क्या है, बराबर। अभिकारकी परमाणुओं की संख्या और उत्पादी परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर है, आपने कहा संतुलित। लेकिन इसको पूरी तरीके से संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं कहा जाता। संतुलित है लेकिन उसको पूर्ण रूप से संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं कहा जाता। पूर्ण रूप से, ध्यान दें, पूर्ण रूप से संतुलित रासायनिक समीकरण लिखने का कंडीशन ये है कि आप अभिकारक या उत्पाद को लिखो, अभिकारक या उत्पाद के सूत्र लिखें, चाहे प्रतीक, अभिकारक या उत्पाद के नीचे उनकी भौतिक अवस्थाओं को लिखें। अभिकारक या उत्पाद के नीचे क्या लिखें, भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था का मतलब अगर अभिकारक जो है, अगर वो ठोस अवस्था में है तो सॉलिड लिखो, यस,
उसके प्रतीक के नीचे यस लिखें आप, या उसके सूत्र के नीचे यस लिखो, ठीक है। अगर वो द्रव अवस्था में हो तो यल लिखो, लिक्विड स्मॉल यल। ठोस के लिए सॉलिड लिखना है स्मॉल यस, द्रव के लिए स्मॉल यल, गैस के लिए स्मॉल जी लिखना है। और अगर वो जली विलयन, अब आप बोलेंगे जली विलयन क्या है, ये बड़ा बढ़िया प्रश्न है। जली विलयन का मतलब ध्यान दो, यदि किसी पदार्थ को जल में घोला गया और वो जल में घुल गया, घुलने के बाद विलयन बनता है कि नहीं, लेकिन चूंकि ध्यान दिया वो द्रव अवस्था में हो गया है, जल के रूप में बदल गया है। ध्यान दे, ये ऐसा समझो कि यदि किसी पदार्थ को जल में घोला जाए और वो जल में बढ़िया तरीके से मिल जाए, ठीक है, तो उसे बोलेंगे जलीय विलयन। क्या बोलेंगे आप? यदि किसी पदार्थ को जल में घोला जाए और वो जल में बढ़िया तरीके से मिल जाए तो उसे बोलेंगे जलीय विलयन। तो जलीय विलयन के लिए क्या लिखा जाता है? एक्वस। क्या लिखा जाता है? मैं भी इसका एग्जाम्पल देके समझाऊंगा अभी आपको, ठीक है। और ध्यान दें, यदि किसी पदार्थ को जल में घोला जाए, जल में घोला जाए और वो जल में ना घुले, नीचे बैठ जाए, जैसे कि बालू उलू देखा है आपने, नहीं घुलता है। यदि कोई भी ऐसा पदार्थ हो जो जल में ना घुलकर नीचे बैठ जाए, तो नीचे बैठने के लिए उसके लिए जानते हैं वो ठोस का ठोस रहा, घुला नहीं घुला। घुला होता तो बात अलग थी ना, अब नहीं घुला तो लिखते हैं उसके लिए, देखो उसके प्रतीक के नीचे यस लिखेंगे। जैसे कोई ऐसा पदार्थ हो, इसका एग्जांपल है ना, जानते हैं क्या? इसका एग्जांपल है BaSO4। BaSO4 एक है एग्जांपल इसका, AgCl। ये सब ऐसे पदार्थ हैं, अगर इनको जल में घोला जाएगा तो ये जल में घुलेंगे नहीं घुलेंगे, और ठोस के ठोस अवस्था में, ये ठोस होते हैं, उसी अवस्था में पड़े रहेंगे। तो इनके लिए यस लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? घुलते नहीं। यदि कोई ठोस पदार्थ घुल जाए, जल में घुलने के बाद घुल जाए, जैसे एग्जांपल नमक NaCl होता है, उसको आप जल में घोलेंगे तो जल में घुल जाएगा। जल में घुलने के बाद उसको लिखेंगे AQ। AQ का मतलब है एक्वस सॉल्यूशन जलीय विलयन, इसका हिंदी है जलीय विलयन। समझ पा रहे हैं आप? AQ का मतलब जल में घुलने के बाद घुल जाए तो लिखेंगे जलीय, AQ लिखा जाएगा, ठीक है। अगर जल में घुलने के बाद नहीं घुल रहा है ठोस पदार्थ, तो सॉलिड लिखा जाएगा और उसको ऐसा दिखा दिया जाएगा कि वो नीचे बैठ जा रहा है। समझ पा रहे हैं? नीचे बैठ जा रहा है, इसके लिए यही लिखेंगे आप, नीचे बैठ जा रहा है। और गैसों के लिए ये यूज करते हैं, ये प्रतीक, उसको थोड़ा बंद कर देता हूं, ध्यान दिया, गैसों के लिए ये प्रतीक यूज करते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या पता है? गैसें क्या होंगी? वायुमंडल में चली जाएंगी। अगर कहीं गैस बन रही है तो गैस का लिखा जाता है जी लिखा जाएगा, और जी लिखने के साथ उसके प्रतीक के जो है बगल में, जैसे CO2 बन गया है तो CO2 को लिखेंगे गैस है। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड भी तो गैस है, CO भी क्या है? गैस है, CO2 भी गैस है। अगर ये बन गई है तो आप इनको ऐसा भी दिखा सकते हैं कि ये भाई क्या होगी? हाँ, वायुमंडल में चली जाएंगी, नीचे नहीं बैठेंगी। प्रतीक का मतलब समझ पा रहे हैं आप? यही सब बातें, ठीक है। तो हालांकि अभी आपके लिए इस लेवल पे, जिस लेवल पे हैं आप, उसके लिए जो है संतुलित रासायनिक समीकरण लिख दो बहुत है। अगर आपसे नहीं कहा गया है कि जो है पूर्ण रूप से लिखो, भौतिक अवस्था भी लिखो, तो फिलहाल के लिए आप अभी भौतिक अवस्था पे ज्यादा फोकस ना करें। जो पता है वो लिख दें और जो नहीं पता है उसको रहने दीजिए अभी आप, ठीक है, क्योंकि अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब बातें बताई गई हैं। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं, यहां तो आ जाएगा कि नहीं। जैसे देखो, अगर कहीं ऐसा लिखा है कि केवल नमक लिखा है, आपसे कोई कहेगा कि NaCl का प्रतीक क्या लिखेंगे नमक के लिए, तो नमक के लिए लिखा जाता है NaCl, आप लिख दें सॉलिड, मतलब केवल नमक है। और ये नमक नहीं है, ये नमक का जलीय विलयन, ठीक है। ये नमक है, ये नमक का क्या है? जलीय विलयन। और अगर कभी ऐसा लिखा हो, ध्यान दें आप, अगर कभी ऐसा लिखा हो NaCl के नीचे लिक्विड लिखा हो, क्या लिखा हो? हाँ, लिखा भी जाता, जानते कब? जैसे नमक ना, नमक को कभी कभी इतना ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं, इतना ज़्यादा मतलब गर्म करते हैं कि वो जो है द्रव अवस्था में पिघल जाता है, तो उस केस में क्या लिखते हैं? लिक्विड।
लेकिन ये जल्दी यूज में नहीं आता है। पढ़ेंगे, हालांकि आप 10 में पढ़ेंगे, इसलिए मैंने बात कर दी कि NaCl ठोस का मतलब केवल नमक है। NaCl एक्वस का मतलब उसको जल में घोला गया है। और NaCl का मतलब क्या है कि उसको गला दिया गया है, जो है उसको गर्म करके क्या दिया गया, गला दिया। इसको बोलते हैं गलित अवस्था। नमक की कौन सी अवस्था? गलित अवस्था। इतना लिखे। फिर और आपको एग्जांपल देता हूं, इसको लिखे, ध्यान दीजिए आप। ये इतना ही पढ़ें आप, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इस वजह से आप जो है इतना ही पढ़ें। बाकी जो है लेक्चर 2 में पढ़ाऊंगा, लेक्चर 2 का पार्ट 1 अगले वीडियो में जो आएगा वो लेक्चर 2 का पार्ट 1 होगा, जिसमें आपको मैं थोड़ा सा इस पे जो है बेस्ट का 2 एग्जांपल्स भी करा दूंगा ताकि आप समझते रहें। ठीक है, यहाँ एक पॉइंट और लिखा है, उष्मा या ताप, उष्मा ताप तथा दाब को तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखा जाता है। मैं इसको अगले वीडियो में ही समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद की जो बातें होंगी वो अगले वीडियो में की जाएंगी, ठीक है।